हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। आज हम भारत के वायसराय को डिस्कस करेंगे। आज हम भारत के वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन भारत का वायसराय बना है ना। और कल की वीडियो में हमने कंपनी के अधीन गवर्नर और गवर्नर जनरल को डिस्कस किया है। जितने भी गवर्नर हुए और जितने भी गवर्नर जनरल हुए उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जिसने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है या कल की वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी कल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भारत के वायसराय, देखिए अभी तक जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए वो किसके, कंपनी के अधीन हुए। उन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब जो वायसराय हुए, जो वायसराय बनाए गए, उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी तक गवर्नर और गवर्नर जनरल को कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता था और वायसराय को अब ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा इसे भारत का वायसराय बनाया गया। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि ब्रिटिश संसद द्वारा वायसराय बनाए गए है ना। तो जो सबसे पहला वायसराय हुआ कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए, लॉर्ड कैनिंग है ना। और प्रथम वायसराय हुए। तो इन्हें 1 नवंबर 1858 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 21 मार्च 1862 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। कब से कब तक, 1858 में नियुक्त किया गया 1 नवंबर 1858 में, और 21 मार्च 1862 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया है ना। तो देखिए, जो वायसराय नियुक्त हुए उनको किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त किया गया। और गवर्नर को, गवर्नर जनरल को कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है ना। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और भारत के प्रथम वायसराय बने। देखिए, जब यह वायसराय के पद पर नियुक्त किए गए तो इन्होंने कुछ कार्य भी किए, उनको भी हम जानते हैं। इनके समय में आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया। कौन कौन सी, आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी, इन दंड विधियों को पारित किया गया। देखिए आईपीसी जिसका पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड। क्या है, इंडियन पेनल कोड है ना। इसके सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन दंड विधियों को कैनिंग के समय में पारित किया गया। कौन कौन सी, आईपीसी जिसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, सीपीसी का फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना। अब इंडियन पेनल कोड जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, और सिविल प्रोसीजर कोड जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहा जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता, क्या कहा जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। तो इन आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी को इसके शासनकाल में पारित किया गया था। इसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर कहें भारतीय परिषद अधिनियम
भारतीय परिषद अधिनियम को कैनिंग के समय में ही पारित किया था, है ना। 1861 में कैनिंग के समय में ही इसे पारित किया गया था। इसके द्वारा देखिए जो ये एक्ट पारित हुआ था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में ये जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इस एक्ट के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे उनमें भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल करने की शुरुआत की गई थी, है ना। इसके बाद कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1859 में, है ना। जब इसे वायसराय बनाया गया तो उसके बाद ही क्या हुआ? नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था कैनिंग के ही शासनकाल में, है ना। अब देखिए यह विद्रोह हुआ क्यों था? तो नील विद्रोह यह आंदोलन 1859 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। नील विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? बंगाल के किसानों द्वारा। बंगाल के किसानों द्वारा यह नील विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह में हजारों किसानों ने यूरोपीय प्लांटर या फिर कहें भूमि और नील कारखानों के मालिकों के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया था। नील उगाने से इनकार कर दिया था और यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलन में से एक है। यह भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक बन गया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना गया। तो यह विद्रोह हुआ क्यों था? किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था, इस कारण से ये विद्रोह हुआ था, है ना। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। कब? 1858 में। 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत जो मुगल सम्राट का पद होता था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था, है ना। अब देखिए 1858 में ही मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया था। जो मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता थी उसको कानून बना दिया गया था। कानून बनाया गया। सन 1859 में अपराध सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। क्या लागू की गई थी? अपराध विधान संहिता। विधान संहिता लागू की गई थी, है ना। तो ये इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुए थे। इसके बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड एल्गिन को, है ना। लॉर्ड कैनिंग के बाद अगला वायसराय लॉर्ड एल्गिन को बनाया गया। देखिए लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 में से वायसराय बनाया गया। 21 मार्च 1862 तक इसने इस पद पर कार्य किया। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट पारित हुआ था, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था उसके द्वारा इसे वायसराय बनाया गया। इसके कार्य में आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी दंड विधियां पारित हुई थी, है ना। दंड विधियां पारित की गई थी। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना। देखिए इसके शासनकाल में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था, या फिर कहें इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1859 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था और नील की खेती ना करने और इस विद्रोह में किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया था, है ना। इसके बाद 1858 ईस्वी में कैनिंग ने
मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। इसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था और 1858 में ही दंड संहिता 1858 में ही मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया था। कब? 1858 में, है ना। और इसके बाद 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। इसके बाद 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी, है ना। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? कैनिंग के शासनकाल में हुए थे। इसके बाद अगला गवर्नर हुआ लॉर्ड एल्गिन। देखिए प्रथम गवर्नर कौन बना था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, है ना, और प्रथम वायसराय कौन बनाया गया। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब अगला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड एल्गिन, जो कैनिंग के बाद अगला वायसराय हुआ। इसे 21 मार्च 1862 में वायसराय बनाया गया और 2 नवंबर 1863 तक इसने इस पद पर कार्य किया। कब से कब तक? 62 से 63 तक, है ना। 62 में से वायसराय बनाया गया तो 63 तक इसने कार्य किया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो कि एल्गिन के शासनकाल में हुआ था, है ना। सबसे महत्वपूर्ण सफलता कौन सी थी? बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। और लॉर्ड एल्गिन की 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। कहां? धर्मशाला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। यहां एल्गिन की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो देखिए लॉर्ड एल्गिन कब से कब तक? 21 मार्च 1862 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। 2 नवंबर 1863 तक इसने इस पद पर कार्य किया और इसका सबसे महत्वपूर्ण बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन माना जाता है ना। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता कौन सी मानी जाती है? बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन, है ना। 1863 में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला वायसराय कौन हुआ? सर रॉबर्ट नेपियर। इसके बाद अगला वायसराय हुआ सर रॉबर्ट नेपियर, जिसे 21 नवंबर 1863 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 2 दिसंबर 1863 तक नेपियर ने इस पद पर कार्य किया, है ना। और सर रॉबर्ट नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यवाहक वायसराय के रूप में से नियुक्त किया गया था, है ना। इसके बाद अगला वायसराय कौन हुआ? सर विलियम डेनिसन। रॉबर्ट नेपियर के बाद अगला वायसराय कौन हुआ? डेनिसन, विलियम डेनिसन। इसे 2 दिसंबर 1863 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 12 जनवरी 1864 तक डेनियस ने इस पद पर कार्य किया था। डेनियस को भी भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यवाहक वायसराय, है ना। इसके बाद अगला वायसराय कौन हुआ? सर जॉन लॉरेंस या फिर कहें लॉर्ड लॉरेंस।
जिसे अगला वायसराय बनाया गया। तो देखिए एल्गिन के बाद अगला वायसराय कौन हुआ, सर रॉबर्ट नेपियर। इसे 21 नवंबर 1863 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 2 दिसंबर 1863 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसे भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देखिए इसके बाद रॉबर्ट नेपियर के बाद अगला वायसराय हुआ सर विलियम डेनिसन। इसे 2 दिसंबर 1863 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 12 जनवरी 1864 तक इसने इस पद पर कार्य किया था और इसे भी भारत का कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। इसके बाद अगला डेनियस के बाद अगला वायसराय कौन हुआ, सर जॉन लॉरेंस। डेनियस के बाद अगला वायसराय हुआ सर जॉन लॉरेंस या फिर कहें लॉर्ड लॉरेंस, है ना। इसे 2 जनवरी 1884 में, लॉरेंस को 12 जनवरी 1884 में सॉरी 64 में 12 जनवरी 1864 में लॉरेंस को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 12 जनवरी 1869 तक लॉरेंस ने वायसराय के पद पर कार्य किया, है ना। देखिए 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर, देखिए लॉरेंस के शासनकाल में ही भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। कब, 1865 में। जब लॉरेंस ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया लॉरेंस को, तो 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसके बाद अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन भी किया था लॉरेंस ने। हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया था या फिर कहें हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी अफगानिस्तान के लिए, है ना, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। देखिए लॉरेंस के शासनकाल में ही 1866 में उड़ीसा ने और 1868 से 69 में बुंदेलखंड ने और राजपूताना ने भीषण अकाल पड़ा था। देखिए 1866 में उड़ीसा में और 1868 और 69 में राजपूताना और बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। किसके शासनकाल में? लॉरेंस के शासनकाल में। देखिए लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग किसके नेतृत्व में किया था? हेनरी कैंपबेल। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था लॉरेंस ने। सन 1865 में लॉरेंस के द्वारा ही भारत एवं यूरोप के बीच एक प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ। देखिए 1865 में लॉरेंस के समय में ही भारत एवं यूरोप के बीच में, किसके बीच में? भारत और यूरोप के बीच में
प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, है ना। और लॉरेंस के शासनकाल में ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कहां कहां? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी के कार्यकाल में पंजाब के काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। पंजाब में काश्तकारी अधिनियम, किसके शासनकाल में? लॉरेंस के शासनकाल में ही ये पारित किया गया था, है ना। इसके बाद अगला जो वायसराय हुआ वो कौन हुआ? लॉर्ड मेयो। कौन हुआ? लॉर्ड मेयो को अगला वायसराय बनाया गया। देखिए, सर जॉन लॉरेंस, ये किसके बाद वायसराय बनाए गए थे? तो ये सर जॉन लॉरेंस को किसके बाद वायसराय बनाया गया? डेनियस के बाद वायसराय बनाया गया, है ना। 12 जनवरी 1864 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 12 जनवरी 1869 तक इसने इस पद पर कार्य किया था। 1865 में भूटान ने, लॉरेंस के शासनकाल में ही 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था, है ना। और देखिए, लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, या फिर कहें लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई थी, है ना, जिसे शानदार निष्क्रियता का नाम से जाना जाता है। फिर 1866 में लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था और 1868 और 69 में राजपूताना और बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा। और इसी अकाल के कारण इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? अकाल आयोग का गठन किया था। 1865 में भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉरेंस के शासनकाल में, है ना। और लॉरेंस के शासनकाल में ही कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। लॉरेंस के काल में ही पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। तो इतने कार्य ये लॉरेंस के शासनकाल में हुए थे, है ना। देखिए, अब लॉरेंस के बाद अगला जो वायसराय बनाया गया कौन? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो 12 जनवरी 1869 में इसे वायसराय बनाया गया। लॉर्ड मेयो को 12 जनवरी 1869 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 8 फरवरी 1872 तक लॉर्ड मेयो ने वायसराय के पद पर कार्य किया। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। इसी के समय में 1872 में अजमेर, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां? देखिए, कब? 1872 में अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। कौन सी कॉलेज की? मेयो कॉलेज की। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। और 1872 में इसी के शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1872 में ही, मेयो के काल में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। भारत में अंग्रेजों के समय में ही प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। देखिए, 1872 में भारत में जनगणना अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में
लॉर्ड मेयो के समय में ही हुई थी। पहली बार जनगणना, है ना। (1872) में अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना की गई थी। लॉर्ड मेयो की एक अफगान ने, देखिए अब 1872 में लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई, एक अफगानी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी चाकू मारकर, है ना। इसके बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया? सर जॉन स्ट्रेची को। देखिए लॉर्ड मेयो जो लॉरेंस के बाद अगला वायसराय बना, कब? 12 जनवरी 1869 में से इस पद पर नियुक्त किया गया और 8 फरवरी 1872 तक इसने वायसराय के पद पर कार्य किया। इसी के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया था और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1872 में अजमेर कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसी के शासनकाल में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी की गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 में, देखिए अंग्रेजों के समय में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली बार जनगणना की गई थी। तो कब? 1872 में प्रथम जनगणना की गई थी, है ना। तो इसको याद रखना। और 1872 में लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई थी, एक अफगानी ने उसकी चाकू मार के हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला वायसराय कौन बना? सर जॉन स्ट्रेची। लॉर्ड मेयो के बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया? सर जॉन स्ट्रेची को। सर जॉन स्ट्रेची 9 फरवरी 1872 में से वायसराय बनाया गया और 3 मई 1872 और 23 फरवरी 1872 तक स्ट्रेची ने इस पद पर कार्य किया। 23 फरवरी 1872, कब से कब तक? 9 फरवरी 1872 में से वायसराय बनाया गया था, 30 फरवरी 1872 तक इसने इस पद पर कार्य किया था। और सर जॉन स्ट्रेची को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद सर जॉन स्ट्रेची के बाद जो अगला वायसराय बनाया गया, द लॉर्ड नेपियर को अगला वायसराय बनाया गया। इसे 23 फरवरी, देखिए 24 फरवरी 1872 में नेपियर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 3 मई 1872 तक नेपियर ने वायसराय के पद पर कार्य किया और इसे भी भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। नेपियर को भी भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए सर जॉन स्ट्रेची को वायसराय बनाया कब? 9 फरवरी 1872 में और 23 फरवरी 1872 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसे कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था। और इसके बाद अगला वायसराय किसे? द लॉर्ड नेपियर को। इसने 24 फरवरी 1872 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। 3 मई 1872 तक इसने इस पद पर कार्य किया और इसे भी कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। आज की वीडियो में हमने कुछ वायसराय को डिस्कस किया और जो वायसराय रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको सारे वायसराय सीक्वेंस से बताती जा रही हूँ, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, है ना। देखिए आज की वीडियो में हमने वायसराय के बारे में डिस्कस किया, कुछ वायसराय के बारे में डिस्कस किया और कुछ रह गए हैं जिनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।